Assalamu alaikum everyone. Today's lecture is about yet again hemodynamic disorders. पिछली दफ़ा we have discussed hemorrhage in detail. Today we will discuss about embolism and infarcts. This is a quite lengthy lecture, so I'll see if I can cover up shock as well. लेकिन अगर shock cover ना हुआ तो I'll move it on to the next lecture. But the most important topic that we are studying today is embolism. ठीक है, embolism के बारे में हमने पिछली दफ़ा जो है थोड़ा बहुत जब हम hemorrhagic disorders पढ़ रहे थे हमने deep venous thrombosis पढ़ा था, उसके अंदर embolism जो है that we have discussed it, but we will discuss it in detail today in today's lecture. ठीक है. Okay, what is an embolus? ठीक है, embolus basically क्या होता है? I think at this level you all must have heard about this term at least once in your medical career. कि embolus क्या होता है? एक चीज़ होती है thrombus, एक चीज़ होती है embolus. अगर there is a blood clot या there is an abnormal blood clot that is attached to the blood vessel wall, that is thrombus. हमने पिछली दफ़ा बहुत डिटेल में थ्रोम्बस के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि पोस्टमार्टम जो थ्रोम्बाई बनते हैं आपके उसमें क्या डिफरेंस होता है और जो आपके जो थ्रोम्बाई विद इन द ब्लड वेसल्स आपके विद इन अ लिविंग पर्सन बनते हैं उसमें क्या होता है. लाइंस ऑफ जहन जो है वी डिस्कस्ड अबाउट देम. सो अगर एक चीज़ जो है दैट इज सर्कुलेटिंग फ्रीली इन द ब्लड दैट इज एबनॉर्मल, कुछ भी एनीथिंग दैट इज एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग विद इन द ब्लड इज रेफर्ड टू एज एन एम्बोलस. It could be a mass such as an air bubble, a detached blood clot, or a foreign body that travels through the bloodstream and lodges so as to obstruct or occlude a blood vessel. ठीक है, it could be anything. ठीक है, एक mass हो सकता है, वो एयर बबल हो सकता है, वो एक डिटैच्ड ब्लड क्लॉट हो सकता है. अगर ब्लड क्लॉट जो है वो वेसल वॉल के साथ अटैच्ड है तो इट मींस कि इट इज अ थ्रोम्बस. बट इफ इट इज डिटैच्ड, अगर वो उससे डिटैच हो गया है तो दैट इज बेसिकली एन एम्बोलस. or any foreign body that is circulating within the blood stream और वो eventually जो है it has the ability to occlude a blood vessel. वो एक blood vessel को eventually जो है वो occlude कर सकती है, उसे बंद कर सकती है, obstruct कर सकती है, तो that is referred to as an embolus. उसके बाद एक term आती है embolism. These are just the terms that we use in pathology. So जो phenomenon पूरा होगा जिसमें ये एक abnormal material जो है वो के circulate करेगा within the blood vessel या blood stream जो है, that is referred to as embolism. An embolus is a detached intravascular solid liquid or gaseous material that is carried by the blood to a site distant from its point of origin. ठीक है, अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर यू हैव अ थ्रोम्बस ओरिजिनेटिंग इन योर हार्ट, ठीक है, आपके हार्ट में एक थ्रोम्बस बना है, एक एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट बना है और उसका एक पोर्शन डिटैच होके आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो मूव करता है और इवेंचुअली जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल आपके फिंगर्स के किसी कैपिलरीज के अंदर लॉज करके वहाँ का ब्लड सप्लाई रोक देता है, तो दैट वुड बी एम्बोलिज्म. वो उसका जो है वो उसकी वो वहाँ से डिटैच्ड हुआ है फ्रॉम अ थ्रोम्बस और वो उसको इवेंचुअली जो है इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग the blood supply. So when it is carried to a site distant from its origin, it is referred to as an embolus. Almost all emboli represent some part of dislodged thrombus and hence the commonly used term is thromboembolism. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एम्बोलस जो है वो एयर बबल भी हो सकता है, वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, वो कोई सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ वो ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम अ थ्रोम्बस, meaning from an abnormal blood clot that is attached to a blood vessel wall, और उसमें से वो उसके अंदर से जो है वो एक पोर्शन डिटैच होके जो है इवेंचुअली जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, तो आप उसे कहोगे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. अगर उसका ओरिजिन जो है वो एक थ्रोम्बस है, वो अगर फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म, तो यू विल नो कि देयर आर सर्टेन डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ एम्बोलाई दैट आर फॉर्म्ड विद इन द बॉडी.
बट अगर उसका ओरिजिन जो है दैट इज थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या होता है, वही कि एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट विद इन द ब्लड वेसल. If it is a thrombus and if the embolus originates from the thrombus, the term is referred to as thromboembolism. ये देखो, a blood clot that travels within the body is called an embolus. ये travel कर रहा है within the blood vessel. This is embolus. When an embolus lodges within a vessel and blocks the blood supply, the condition is called embolism. ठीक है, देखो ये freely move करता जा रहा था, ये एक abnormal चीज थी जो कि move कर रही थी within the blood stream, लेकिन eventually जो है उसको एक ब्लड वेसल ऐसी आ गई जहाँ जो उसका कैलिबर जो है उससे बहुत छोटा था. फॉर एग्जांपल वो किसी कैपिलरी के अंदर चली गई है, वो पहले आर्टरी के अंदर फॉर एग्जांपल ट्रेवल कर रही थी, फिर वो एक कैपिलरी के अंदर चली गई है, और वो कैपिलरी के अंदर जाके जब वो लॉज हो जाएगी और जब वो उसको उसके ब्लड फ्लो को रोक देगी, वहाँ के उस एरिया के ब्लड फ्लो को रोक देगी, तो द टर्म दैट वी यूज इज एम्बोलिज्म. जो फिनोमिनन ये होगा इसको आप एम्बोलिज्म कहोगे. Okay. The emboli ultimately lodge in vessels too small to permit further passage, resulting in partial or complete vascular occlusion, leading to ischemic necrosis of the distal tissue infarction. ठीक है, अगर embolus जो है वो किसी blood vessel के अंदर lodge हो जाता है, that is too small for its passage. ठीक है, देखो वो नॉर्मली आपके आर्टरीज के थ्रू फॉर एग्जांपल वो इजीली पास कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपकी आर्टरीज जो है इवेंचुअली कैपिलरीज में जब डिवाइड हुई तो तब वो जो है वो वहां से पास नहीं कर पा सकता. सो व्हेन व्हाट हैपेंस इज कि वहां पे अगर पार्शियल या कंप्लीट ऑक्लूजन हो रही है of the blood supply, तो इवेंचुअली क्या होगा, यू विल हैव इस्कीमिक नेक्रोसिस, जिसको आप इन्फाक्शन कहते हो. इस्कीमिया क्या है, रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. बट अगर वो ब्लड सप्लाई जो है इवेंचुअली अगर वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इस्कीमिया इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई to a particular area of the body, अगर वो loss of oxygen supply जो है it is severe enough to cause necrosis of that particular area of the body, it will eventually result in something that is referred to as infarction. Ischemia और infarction के बारे में we have learned about them in the very early lectures. Depending on the site of origin, emboli may lodge in the pulmonary or systemic circulation. ठीक है, ये जो है चीज जो एम्बुलाई होते हैं वो आपके किसी भी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर लॉन्च कर सकते हैं या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो लॉन्च कर सकते हैं. ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है जो कि हमने पिछली दफा थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट दिस इज रियली 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 इम्पॉर्टेंट एंड दिस कैन बी फेटल. दिस कैन एक्चुअली कॉज द पेशेंट टू डाई. इसमें बेसिकली क्या होता है कि डीवीटी जो होता था, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, अगर आपकी जो लेग के अंदर आपकी जो डीप वेन्स होती हैं उनके अंदर अगर आपका थ्रोम्बस बनता है और वो डिसलॉज करता है और इवेंचुअली वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आके वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑक्लूड करता है, तो दैट इज रेफर्ड टू एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. what will happen is कि deep venous thrombosis होगा बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे की बहुत लंबी फ्लाइट है, फॉर एग्जाम्पल 20 आवर्स की फ्लाइट है या वो 20 आवर्स तक ड्राइव करता रहा था, तो ऑब्वियसली उसकी जो लेग्स होंगी उसमें इमोबिलिटी होगी, वो मतलब बैठा रहेगा, उसका जो ब्लड सप्लाई होगी या उसका जो लेग्स के अंदर ब्लड होगा वो उतनी उस तरह से सर्कुलेट नहीं करेगा अगर वो चल फिर रहा होता. या फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है जो कि हु हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर वीक्स, स्पेशली आप आईसीयू पेशेंट्स के अंदर ये फिनोमिनन देखते हो, उनके अंदर रिस्क होता है कि उनके जो वेन्स हैं, द डीप वेन्स ऑफ द लेग्स, उसके अंदर जो है आपका थ्रोम्बस बन जाए. अब क्या होता है, एक दफा थ्रोम्बस बन जाता है, वो इन इटसेल्फ तो शायद इतना हार्मफुल ना हो, बट देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हैविंग अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. उसमें क्या होगा कि उस थ्रोम्बस का जो डीप वेन ऑफ द लेग में आपका थ्रोम्बस बना था, उसका एक चंक जो है वो डिसलॉज होगा
एज एन एम्बोलस वो ट्रैवल करेगा अपवर्ड्स टूवर्ड्स द इंफीरियर वीना कैवा, बिकॉज वो वेन के अंदर है तो इवेंचुअली आपने इंफीरियर वीना कैवा के थ्रू ड्रेन करेगा इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. Right atrium of the heart से जाएगा into the right ventricle of the heart, and from there it will go into the pulmonary artery, और pulmonary artery से जो है वो लंग के अंदर जाएगा, और लंग का जो कैपिलरीज होती हैं वो इतनी स्मॉल होती हैं कि वहाँ पे जाके वो लॉज कर जाएगा और वहाँ की ब्लड सप्लाई को जो है वो रोक देगा. So this is what is happening in pulmonary embolism. So pulmonary emboli originate from deep venous thrombosis and are the most common form of thromboembolic disease. In more than 95% of the cases, pulmonary embolism originates from leg DVTs. Pulmonary embolism usually results from a blood clot in the leg that travels to the lung. You can see कि ये जो है this is the ये पूरा ये जो है this is the pulmonary trunk, ठीक है, और ये जो दो pulmonary right and left pulmonary arteries जो हैं वो इससे branch कर रही हैं. So the embolus derived from a lower extremity deep venous thrombus lodged in a pulmonary artery branch, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली ये जो टर्म होती है, देखो ये पल्मनरी ट्रंक है, ये मेन जो पल्मनरी आपकी आर्टरी आ रही है, और ये राइट लेग राइट लंग और फॉर एग्जांपल लेफ्ट लंग को जा रही है. इस टर्म को जो कि एट बाइफर्केशन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज जो आपका एम्बोलस लॉज करेगा, दैट इज रेफर्ड टू एज सैडल एम्बोलिज्म, ठीक है. Saddle pulmonary embolism commonly refers to a large pulmonary embolism that straddles the bifurcation of the pulmonary trunk, extending into the left and the right pulmonary arteries. ठीक है, देखो वो बेसिकली दिस इज द पल्मनरी ट्रंक, वो यहाँ से बिगिन कर रहा है और एक्सटेंड कर रहा है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज, ठीक है. सैडल एम्बोलिज्म कैन प्रोड्यूस सडन डेथ, ठीक है. ये जो है सैडल एम्बोलिज्म जो होता है मोस्टली इट इज फेटल. इसकी वजह से जो पेशेंट है इवेंचुअली वो इवेंचुअली डाइज बिकॉज इट्स अ वेरी 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 सिवियर type of pulmonary embolism. अब pulmonary embolism को for short it is referred to as PE. PE अक्सर medical जो है अगर आप किसी से converse करोगे with a medical professional, so वो PE का term use करेगा. Emboli of intermediate size can cause pulmonary hypertension and right ventricular failure, ठीक है. अगर जो है एम्बोलाई वो इतना बड़ा है कि वो पल्मनरी ट्रंक की बाइफर्केशन के अंदर जाके लॉज करता है, तो दैट इज रेफर टू एज सैडल एम्बोलिज्म एंड इट इज फेटल. इसमें पेशेंट जो है इट विल डाई, ही और शी विल डाई अनफॉर्चुनेटली. बट इफ इट इज ऑफ स्मॉलर साइज, फॉर एग्जांपल अगर इसका जो साइज था एम्बोलिस का दैट वाज स्मॉल और वो यहाँ से पास कर गया फॉर एग्जांपल, तो इवेंचुअली इसमें क्या होगा कि आपके अंदर होगी पल्मनरी हाइपरटेंशन होगी, जो कि बेसिकली हाइपरटेंशन होती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है ओनली विद इन द पल्मनरी ब्लड सप्लाई, जो आपका जो सिर्फ लंग्स को के साथ जो लंग्स को जो ब्लड जा रहा है वो, बिकॉज लंग्स का सिस्टम जो है वो पूरा अलग होता है, उसमें पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होती है. और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है. राइट वेंट्रिकुलर फेलियर क्यों होता है? बिकॉज जो है अगर देखो राइट वेंट्रिकल से इवेंचुअली जो है पल्मनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है और वहां से जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है. अगर आपके पास वहां जाके आपका लंग्स जो है वो उनका जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गया है, वहां पे कोई ब्लॉकेज आ गई है बिकॉज एम्बोलस जो है वो उधर लॉज कर गया है, तो वो बैक प्रेशर के थ्रू जो है वो पल्मनरी आर्टरी में उसका प्रेशर बैक प्रेशर जाएगा, क्योंकि वहां पे उसने ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है इन द लंग, और इवेंचुअली जो है क्योंकि वो राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है टू द पल्मनरी आर्टरी, तो वो जो है इवेंचुअली आपका राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल जो है इट विल फेल, ठीक है. यू कैन सी कि यहाँ पे इसमें जो है ये एम्बोलस है जो कि ट्रैवल कर रहा है विद इन द ये नीचे से आया यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल डीप वेन से आ रहा था, ये आपका इंफीरियर वीना कैवा है, ठीक है. ये आपका डीप ये इधर से आया, इसने राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर लंग्स के अंदर उसने जाना है, और ये फॉर एग्जांपल इफ दिस इज यहाँ पे अगर ये पल्मनरी आर्टरीज हैं तो फिर वहां पे जाके वो डिसलॉज कर जाएगा.
अब आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है कि मोस्ट आर्टीरियल एम्बोलाई राइज फ्रॉम इंट्राकार्डियक म्यूरल एम्बोलाई दैट adheres to the wall of heart chamber or major arteries. देखो अभी हमने इन दिस स्लाइड वी स्टडीड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलाई एंड सिस्टेमिक एम्बोलाई, ठीक है। अब पल्मोनरी एम्बोलाई के बारे में हमने डिस्कस किया कि डीवीटी से अराइज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, वेन्स में जाए, वेन्स में एम्बोलाई होगा जो कि इवेंचुअली इंफीरियर वीना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड देन इनटू द लंग्स, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस इज, अब आपका सिस्टेमिक हो गया, क्योंकि देखो जो पल्मोनरी आपका सर्किट होता है ब्लड सप्लाई का, दैट इज डिफरेंट, और आपका जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है दैट इज डिफरेंट। अब जो सिस्टेमिक एम्बोलाई होते हैं, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए होते हैं, वो अराइज करते हैं मोस्टली विद इन द हार्ट, ठीक है, क्योंकि विद इन द हार्ट अगर अराइज करेंगे तो क्या होगा कि वहां से अगर फॉर एग्जांपल एक चीज लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट कर रही है या लेफ्ट एट्रियम से ओरिजिनेट कर रही है तो इवेंचुअली वो आयोटा में जाएगी, और आयोटा से जो है इट विल गो टू द ऑल अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिकॉज आयोटा जो है वो सप्लाई करती है सारी सारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। Most arterial emboli arise from the intracardiac mural thrombi that adhere to the wall of the heart chamber or major artery, ठीक है। ये छोटे छोटे थ्रोम्बाई होते हैं जो कि विद इन द हार्ट बनते हैं, जो कि हार्ट चेम्बर के अंदर होते हैं। Mural thrombi in left atrium is associated with mitral stenosis and atrial fibrillation, ठीक है। atrial fibrillation क्या होती है? एट्रियल फिब्रिलेशन एबनॉर्मल एक हार्ट रिदम है, ठीक है, बेसिकली एक रिदमिया है जो कि एट्रिया के अंदर जो है, यू कैन सी इट इन द लेफ्ट एट्रियम। और माइट्रल स्टीनोसिस क्या होता है कि जो माइट्रल वाल्व होता है वो उसकी जो ओपनिंग होती है दैट इज स्मॉलर, वो छोटी हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्यों बनते हैं थ्रोम्बाई, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टीनोसिस के केस में माइट्रल स्टीनोसिस होगा तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जो ब्लड फ्लो की फ्लो होगा वो इम्पेयर्ड होगा, और उसकी वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज टेंडेंसी फॉर द ब्लड क्लॉट टू फॉर्म, जो आपने विर्शॉज ट्रायड पढ़ा था, एंडोथेलियल इंजरी, और वो जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी हाइपरकोएगुलेबिलिटी और जो ब्लड फ्लो का जो स्टेसिस ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है। अगर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर थ्रोम्बाई बनेगा तो वो एमआई के केस में बनेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में क्यों बनेगा? क्योंकि आपकी अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल को जो है उसके अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई हुई है तो वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, विच विल इवेंचुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बस, और वो हो सकता है। ये इसका ओरिजिन था आपके आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। Thrombi at the junction of internal and external carotid artery causes brain infarction, ठीक है। अगर आपकी जो carotid artery है, ठीक है, वो दो होती है, कॉमन carotid artery होती है, वो फिर इंटरनल एक्सटर्नल carotid artery में डिवाइड करती है। अगर उसके जंक्शन के ऊपर आपका थ्रोम्बस जो है, अगर आपका एम्बोलस जो है वो थ्रोम्बस जो है वो रिजिनेट करता है तो वो ब्रेन इन्फाक्शन करा सकता है, वो स्ट्रोक करा सकता है। ब्रेन इन्फाक्शन बेसिकली स्ट्रोक होता है क्योंकि वहां से वो डिसलॉज करेगा, वहां से कुछ कोई भी एम्बोलस, और इवेंचुअली जो है वो ब्रेन की छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है वहां जाके जो है वो लॉज करेगा, और इवेंचुअली जो है वो उसकी जो ब्लड सप्लाई है टू दैट एरिया, इट विल ब्लॉक दैट ब्लड सप्लाई। Trauma in the middle cerebral artery leading to cerebral infarction. Middle cerebral artery जो है ये brain की एक important, it's a really important blood supply of the brain. Thrombi in mesenteric artery, अगर mesenteric artery कौन सी है जो कि आपके intestines को supply कर रही है, mesentery को supply कर रही है, leading to hemorrhagic infarction of the intestines, ठीक है। अगर आपके पास intestines के अंदर जो है वो ब्लॉकेड होती है एम्बोलाई की वजह से तो आपके पास इंफाक्शन हो जाएगी ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड थ्रोम्बा इन रीनल आर्टरी लीडिंग टू अ वेज शेप्ड इंफाक्शन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। रीनल आर्टरी के अंदर अगर आपका कोई थ्रोम्बा है तो आपके पास वेज शेप्ड इंफाक्शन होगी रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। वेज शेप्ड क्यों इसलिए होती है? क्योंकि जो किडनीज की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बेसिकली एंड कैपिलरीज होती हैं जो उसको सप्लाई कर रही होती हैं, मतलब उसकी सिर्फ जो है किडनी की जो एंड वाली कैपिलरीज होती है वो सिर्फ वही सोल उसकी ब्लड सप्लाई होती है, और उसके अलावा उसको और कहीं आगे पीछे से जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती।
तो किडनी जो है वो बहुत ससेप्टेबल होती है टू इन्फॉक्शन. देर इज समथिंग रेफर टू एज अ पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई. ठीक है, इसमें क्या होगा कि इफ देर इज द पैसेज ऑफ द एम्बोलस फ्रॉम द वेन टू एन आर्टरी, when clot in the vein breaks off, they travel first to the right side of the heart and normally, and then to the lung where they lodge. ठीक है, the lungs act as filters to prevent the clots from entering the arterial circulation. However, when there is a hole in the wall between the two upper chambers of the heart, an atrial septal defect or a patent foramen ovale, a clot can cross from the right side to the left side and pass onto the arteries at paradoxical emboli. ठीक है, I'll explain this. This is important. You should know what a paradoxical embolus is. Basically क्या होता है, देखो अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं. You should be really, really, really clear of what we are studying right now. If you people are listening, which I highly doubt. लेकिन basically what is happening is कि आपका एक चीज है पल्मनरी एम्बोलाई. ठीक है, वो क्या होते हैं, जो आपकी डीप वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बने थे उसने डिसलॉज हुए, इंफीरियर वीना कैवा के अंदर आए, फिर राइट एट्रियम में आए, फिर राइट वेंट्रिकल में गए, फिर आपके पास पल्मनरी आर्टरी में गए और लंग के अंदर आ गए. ठीक है, अब क्या नॉर्मली क्या होगा कि लंग ने जो है वो इट एक्ट्स एज अ फिल्टर टू प्रिवेंट द क्लॉट फ्रॉम एंटरिंग द आर्टीरियल सर्कुलेशन. ठीक है, अगर जो एक डीप वेन से ओरिजिनेट किया था आपका क्लॉट या आपका जो एम्बोलस था वो इतना बड़ा नहीं है कि वो लंग जो सैडल एम्बोलिज्म करवा दे लंग्स के अंदर, तो वो क्या होगा कि वो छोटी सी उस लंग्स की जो कैपिलरीज होंगी उसके अंदर वो लॉज करेगा और सिर्फ वही पल्मनरी हाइपरटेंशन करा सकता है या इवेंचुअली राइट हार्ट फेलियर करा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना उसका साइज कितना बड़ा है. लेकिन लंग्स जो हैं वो नॉर्मली फिल्टर एज अ फिल्टर एक्ट करते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं कि जो है वो एम्बोलस जो लंग के अंदर जो लॉज हुआ हुआ है वो वहां से आगे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ना जाए. ठीक है, दूसरी हमने चीज पढ़ी है कि अगर एक कोई एम्बोलस जो है वो हार्ट से ओरिजिनेट कर रहा है, अगर हार्ट के चेम्बर से या हार्ट के वाल्व से ओरिजिनेट कर रहा है, तो वो जो है वो इवेंचुअली जो है वो डिसलॉज होके आयोटा में आता है और आयोटा से वो ऑनवर्ड्स जो है वो स्ट्रोक कॉज करता है. अगर वो सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जाता है, वो मेसेंटेरिक आर्टरी को ब्लॉक करता है तो वो इंटेस्टाइन्स का इस्कीमिया कॉज करता है. अगर वो रीनल आर्टरी को ब्लॉक करता है तो वो रीनल फेलियर करा देता है. अब बेसिकली पैराडॉक्सिकल एम्बोलस क्या चीज होती है कि जो है अगर एक पेशेंट के अंदर उसके एट्रिया के अंदर इफ द पेशेंट इज हैविंग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, मीनिंग कि उसके जो एट्रिया के दरमियान में जो सेप्टम होना चाहिए था, जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, दिस इज मोर और लेस समथिंग ऑफ एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी, जो उनके दरमियान सेप्टम होता है वो उसका मिसिंग है और वो डेफिशिएंट है. तो बेसिकली क्या होगा कि जब अगर उसकी एक डीप वेन से एम्बोलस जो है वो ओरिजिनेट किया है बिकॉज ऑफ डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, तो व्हाट विल हैपन इज कि वो इंफीरियर वीना कैवा में आएगा, राइट एट्रियम में जाएगा और वहां से बिकॉज वहां पे उसका एक एबनॉर्मल डिफेक्ट पड़ा हुआ है, वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू जो है वो सीधा का सीधा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा और वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आयोटा में जाएगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा. ये चीज जो है ये आपको एक और कंडीशन के अंदर नजर आती है, दैट इज रेफर टू एज द पेटेंट फोरामेन ओवल. जो फोरामेन ओवल है ये आपका जब आपके एट्रिया के दरमियान जो आपके सेप्टा जो है वो बन रहा होता है उसके अंदर जो है वो चीज एक छोटा सा फोरामेन बनता है, वो एक फ्लैप लाइक मटेरियल होता है. लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो वो मतलब नॉर्मली जो है वो चीज वो फ्लैप जो होता है ना वो क्लोज्ड होता है. लेकिन अगर आपका जो है अगर ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल इंक्रीज करता है या कुछ इस तरह से होता है तो वो जो फ्लैप होता है वो ओपन हो जाता है और वो जो है उसके थ्रू जो है वो एम्बोलस जो है वो मूव कर सकता है और इवेंचुअली जो है इट विल लीड टू paradoxical emboli. I hope I was able to make it clear. So basically, in case of a paradoxical emboli, anything that originates from the vein but can travel but is eventually traveling to the systemic circulation, because जो venous emboli हैं they will eventually cause pulmonary embolism. ठीक है, अगर वो आपके arterial embolism करवा रहे हैं, arteria आपके systemic circulation के अंदर चले गए हैं तो that is paradoxical emboli.
ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म. माइक्रोस्कोपिक फैट ग्लोब्यूल्स कैन बी फाउंड इन द pulmonary vasculature after fractures of long bones or rarely in the setting of soft tissue trauma and burns. ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, स्पेशली फीमर, ठीक है, फीमर जो है आपकी लॉन्ग बोन है. फीमर के फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि फीमर का जब फ्रैक्चर होगा तो उसके अंदर से जो उसका बोन मैरो था, बीच में जो आपके बिल्कुल बोन का जो आपका गूदा आप कहते हो, जो अंदर वाला मैरो होता है, उसका कुछ छोटा सा पार्टिकल, या उस फ्रैक्चर के दौरान में कुछ छोटा सा जो है फैट का जो पार्टिकल जो है उस आपकी जो बोन से ओरिजिनेट हो रहा है, वो जो है इट हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, जब भी आपका फ्रैक्चर होगा तो देयर इज रिस्क, स्पेशली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, मोस्टली फीमर, लेकिन ह्यूमरस फ्रैक्चर के अंदर वी हैव सीन. लेकिन फीमर अगर आपका फीमोरल फ्रैक्चर हुआ है तो व्हाट विल हैपन इज कि उसमें से या आपका फैट ग्लोब्यूल होगा या आपका मैरो पार्टिकल्स होंगे जो कि ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे और वो लॉज करेंगे लंग्स के अंदर, ब्रेन्स के अंदर, किडनी के अंदर या किसी भी अदर ऑर्गन के अंदर, और इट कैन कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स. अगर एक क्या कहते हैं, अगर एक फ्रैक्चर के पेशेंट के अंदर इफ यू सी के उसकी जो तबीयत है वो एकदम से ख़राब हो गई है और सारा कुछ, तो इट यू शुड सस्पेक्ट फैट एम्बोलिज्म, और ये जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है. इसमें आपको यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट इमीडिएटली. इसमें क्या होगा, आपको पल्मोनरी डिस्ट्रेस होगा. फॉर एग्जांपल अगर वो लंग्स में जाके, इसमें क्या होता है कि ना मल्टीपल एम्बोलाई होते हैं, ये एक एम्बोलस नहीं होता, ये मल्टीपल एम्बोलाई होते हैं, क्योंकि मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो दे एस्केप इनटू द ब्लड स्ट्रीम during the fracture and can lodge into multiple organs of the body. So obviously they will cause pulmonary distress. अगर वो lungs के अंदर जाके lodge कर रहे हैं, they can cause petechiae. अगर वो सबक्यूटेनियस जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जाके लॉज कर रहे हैं तो आपके जो हैं क्यूटेनियस पिटिकी होंगे और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज वो ब्रेन की जो कैपिलरीज थी छोटी वाली उनके अंदर जाके वो लॉज कर रहे हैं. ठीक है, जो फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम होता है ना, दैट इज अ टर्म अप्लाइड टू द माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हु बिकम सिम्टोमेटिक. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल फैट एम्बुलस हो भी गया है और अगर वो इतना माइन्यूट है कि वो छोटे से एम्बुलाए हैं, छोटे से ग्लोब्यूल्स हैं जो कि विद इन जो है वो बॉडी जो है वो ट्रैवल कर ही जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो जो है इवेंचुअली आपको क्या कहते हैं, they will not do any harm अगर वो किसी किसी ब्लड सप्लाई, किसी ब्लड वेसल को ऑक्लूड नहीं कर रहे हैं. बट अगर वो जो हैं ऑक्लूड करते हैं तो वो पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक हो सकता है, और दिस इज रेफर्ड टू एज द फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम. It is characterized by pulmonary insufficiency, neurological symptoms, anemia, petechiae, thrombocytopenia, and is fatal in about 5 to 15% of the patients. So that's why I was saying कि this is a medical emergency. इसमें fatality rate या mortality rate जो है वो बहुत high है. इसमें क्या होगा कि typically 1 to 3 days after injury, you are if you are a physiotherapy student, so इसमें आपके पास क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर का कोई पेशेंट आता है फॉर फिजियोथेरेपी, सो अगर उसकी एकदम से जो है वो हालत डिटीरियोरेट करना शुरू कर जाती है तो यू शुड सस्पेक्ट कि उसके अंदर जो है फैट एम्बोलिज्म जो है वो हो गया. Typically 1 to 3 days after the injury, there is sudden onset of tachypnea. Tachypnea क्या है? That is increased respiratory rate. ठीक है. Dyspnea, that is the shortness of breath, and tachycardia, that is increased heart rate. Irritability and restlessness can progress to delirium or coma. ठीक है, वो पेशेंट जो है बहुत रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा और इवेंचुअली जो है वो डिलीरियस हो जाएगा और कोमा के अंदर भी वो जा सकता है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? दैट इज रिडक्शन इन द number of platelets within the body. So thrombocytopenia is attributed to platelet adhesion to fat globules and subsequent aggregation or splenic sequestration. ठीक है, क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जो आपके पास फैट ग्लोब्यूल्स, जो आपके फैट एम्बोलाई जो हैं वो आपकी
ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो एबनॉर्मल फैट एम्बोलाई जो रिलीज हुए थे, अगर वो जो हैं वो क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स जो होते हैं आपकी बॉडी के, वो उनके साथ आके लगना शुरू हो जाते हैं, वो उनके साथ एडहियर करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो एडहियर करेंगे तो ऑब्वियसली अगर प्लेटलेट्स उन ग्लोब्यूल्स के साथ लगी जा रहे हैं, उनके साथ अटैच हुए जा रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपके प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अनीमिया भी इसी तरह होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं और इवेंचुअली जो है उनका जो है वो उनका हिमोलिसिस हो जाता है, तो दैट्स व्हाई यू हैव अनीमिया। अब देर इज समथिंग रेफर टू एज एयर एम्बोलिज्म। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने एट टाइम्स यू हैव सीन इन मेडिकल प्रैक्टिस कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई इंजेक्शन देते हो एक पेशेंट को, तो आप उसमें से एयर बबल्स निकाल लो। और आप लोगों ने सॉरी, आप लोगों ने एट टाइम्स जो है वो किसी मूवी में ये जरूर देखा होगा कि किसी अगर बंदे को जो है मर्डर करने का प्लान बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल किसी ने, तो वो क्या करेगा कि वो ना उसकी नेक की वेन के अंदर या वो नेक की किसी वेसल के अंदर जो है ना वो खाली सिरिंज जो है ना वो भर के वो इंसर्ट कर देगा, और वो विद इन मिनट्स यू विल सी के द पेशेंट द पर्सन डाइज, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज उसके अंदर जो फिनोमिनन एट वर्क होता है वो एयर एम्बोलिज्म होता है। अगर आप फुल सिरिंज जो है, बिग सिरिंज ऑफ एयर बबल्स जो है आप इंसर्ट कर देते हो किसी के ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसके अंदर एयर एम्बोलिज्म होगा और इवेंचुअली जो है उसकी उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से द पेशेंट कैन डाई। So air embolism, also known as gas embolism, is a blood vessel blockage caused by one or more bubbles of air or other gas in the circulatory system. Emboli result from the entry of air into the circulation. इसमें chest injury है और criminal abortion है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको चेस्ट इंजरी एक पेशेंट को हुई है, तो हो सकता है उसका जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपोज्ड हुई हो ड्यूरिंग द इंजरी, और उसके अंदर जो है वो आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक एयर थी वो चली गई हो। या क्रिमिनल अबॉर्शन क्या है कि आप मोस्टली जो आपकी जो क्रिमिनली आप अबॉर्शन करते हो उसके अंदर आपके जो मेथड्स आप यूज़ करते हो वो इतने हाइजेनिक नहीं होते, और आप जो प्रोसीजर यूज़ करते हो वो इतना क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइज नहीं होता। So there is a risk that during that procedure, the atmospheric air can enter into the bloodstream. A particular form of gas embolism is referred to as the decompression sickness. ये आप लोगों ने, I am sure at some point you have studied about decompression sickness. Occurs when individuals experience sudden decrease in atmospheric pressure. ठीक है? Mostly this is decompression sickness is encountered in the deep sea divers, जो के जो लोग जो हैं वो जो deep sea के अंदर जो dive करते हैं, और अगर वो बहुत बहुत नीचे चले जाते हैं और वो एकदम से जो है वो ascend करते हैं towards the surface, तो उनके अंदर जो है there is something that we call as decompression sickness that develops, ठीक है। Decompression sickness occurs in deep sea divers as they return to the surface very rapidly. Bubbles of nitrogen gas come out of solution and obstruct the vessel, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। जब आप नीचे, अब बेसिकली ऑब्वियसली आपके जो है बॉडी के अंदर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, देयर इज नाइट्रोजन एज वेल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप नीचे जाते हो एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे जाते हो, तो उसके अंदर जो है आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो पूरी की पूरी जो है विद इन द ब्लड जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है। फिर आप एकदम से जब ऊपर आना शुरू करते हो, आप रैपिडली असेंड करते हो टूवर्ड्स द सरफेस, तो उसके अंदर जो होते हैं नाइट्रोजन जो होती है गैस, वो इतनी सॉल्युबल नहीं रहती बिकॉज ऑफ द सडन चेंज इन द प्रेशर। सो वो जो है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाती है, नाइट्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, और वो जो है इवेंचुअली आपका जो है एयर एम्बोलिज्म कराती है। Decompression sickness is caused by a reduction in the ambient pressure that results in the formation of bubbles of inert gas within the tissues of the body. It may happen when leaving a high pressure environment, ascending from depth or ascending to altitude, ठीक है।
The rapid formation of gas bubbles within the skeletal muscle and the supporting tissue in and about joints is responsible for the painful condition called the bends. ठीक है, अगर वो जो एबनॉर्मल जो आपके गैस बबल्स बने थे, जो नाइट्रोजन बबल्स बने थे, अगर वो विद इन द जॉइंट्स जो हैं वो लॉज करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मस्क्यूलोस्केलेटल पेन होगी, और उसे आप कहोगे, उसको उस पर्टिकुलर पेन को जो है आप बेंड्स कहते हो, बेंड्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट, बेसिकली ये सारा डीकम्प्रेशन सिकनेस का जो है पार्ट है। तो अगर जो बेसिकली जो जॉइंट्स के अंदर अगर वो लॉज करते हैं और उसके अंदर जो पेन होती है, दैट इज रेफर टू एज बेंड्स। एंड इफ द गैस बबल्स आर इन द CNS or in the bones, this is referred to as the Kazon disease. So basically depending on where the nitrogen bubbles are lodging, उसका जो है वो disease का जो decompression sickness या उसका नाम आप रखते हो, अगर वो जो है वो within the joints है तो that is referred to as bends, and if it is within the CNS or the bones it is called Kazon disease. In the lungs, the gas bubbles in the vasculature cause edema, hemorrhage, focal atelectasis or emphysema, leading to a formation of respiratory distress called chokes. और अगर ये lung के अंदर decompression sickness जो है, if you see it, it is referred to as chokes. उसमें बेसिकली क्या होगा कि आपके जो है वो गैस बबल्स है वो लंग के अंदर जाके उसके वैस्कुलेचर को जो है वो ऑक्लूड करेंगे, और इवेंचुअली वहाँ पे एडीमा हो सकता है, हीमरेज हो सकता है, फोकल एटिलेक्टेसिस हो सकता है। एटिलेक्टेसिस क्या होती है कि आपके जो एल्विलाई होते हैं उनका कलैप्स हो जाता है। ठीक है, जब आपके एल्विलाई कलैप्स करेंगे ऑब्वियसली एक बंदे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, तो इवेंट दिस इज रेफर्ड टू एज चोक्स। The treatment of decompression sickness is recompression in a hyperbaric chamber। ठीक है, आपने इसका क्या करना है कि आपने फिर से जो है उस आपने एक हाइपर बैरिक चेम्बर जिसकी जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, आपने उसके अंदर जो है उस पेशेंट को जो है वो रखना होता है ताकि जो है उसकी नाइट्रोजन जो है वो डिजोल्व हो जाए, दोबारा से वो सॉल्युबल हो जाए विद इन द ब्लड। By increasing the ambient pressure, existing bubbles in the body are also reduced in size, facilitating immediate resolution of the symptoms. If recompression treatment is not immediately available, administration of intravenous or oral fluids to correct dehydration and 100% oxygen are recommended। ठीक है, अगर आपके पास हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेम्बर जो है वो अवेलेबल नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पेरीफ्री में काम कर रहे हो, अगर आपके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल, सो व्हाट विल हैपन इज कि आपने उसको इंट्रावीनस फ्लूइड्स देने, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स दो या आपको कोरली फ्लूइड्स दो ताकि उसकी डिहाइड्रेशन जो है वो ठीक हो जाए, और इट विल हेल्प विद द डिजोल्विंग ऑफ द बबल्स एज वेल। और उसको आपने 100% ऑक्सीजन देनी है, 100% ऑक्सीजन, बिकॉज ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन आप एटमोस्फेरिक जो एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है, तो इट विल वर्सन द डिजीज। Okay, this is yet a very important and a very fatal sort of embolism that occurs within a mother of a child जो कि pregnant female होती है। Amniotic fluid embolism क्या होगा? Amniotic fluid as the name suggests, जो कि amniotic fluid होता है within जो pregnant female होती है, जिसका जो आपका क्या कहते हैं, जहाँ पे उसका जो बेबी होता है, जहाँ उसका फीटस जो होता है वो जिस सैक के अंदर पड़ा होता है, दैट इज द एमनियोटिक सैक। और जिस जो फ्लूइड उस एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, जिसके अंदर वो बेबी जो है वो जो है वो नरिश भी होता है, और उसकी जो थ्रू आउट जो है 9 मंथ्स जो है वो उसके अंदर जो है वो रहता है, तो दैट इज रेफर टू एज एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आपके पास जो है लेबर के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किसी ब्लड वेसल के अंदर एंटर हो जाता है, तो दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। Amniotic fluid embolism is a threatening complication of labor and the immediate postpartum period। या ड्यूरिंग लेबर होगा या इमीडिएटली आफ्टर लेबर जो है वो होगा। द ऑनसेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन severe dyspnea, cyanosis, shock, followed by neurological impairment ranging from headaches to seizures and coma। डिस्निया क्यों होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पल्मनरी वैस्कुलेचर के अंदर लॉज कर गया, तो दैट विल कॉज डिस्निया। साइनोसिस होगा बिकॉज अगर वो साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है अगर वो आपकी जो स्किन के अंदर और आपकी जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज हैं उसके अंदर जाके लॉज कर गया, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है उसके अंदर।
Amniotic fluid enters into the maternal circulation. Amniotic fluid leads to the activation of the coagulation process called DIC. ये disseminated intravascular coagulation होती है, ठीक है, ये भी एक life threatening condition होती है. They can cause maternal death, ठीक है, this can eventually cause maternal death. The underlying cause is the infusion of amniotic fluid of fetal tissue into the maternal circulation via a tear in the placental membrane, the rupture of the uterine veins. ठीक है, अगर आपका जो प्लेसेंटा था वो उसका टीयर हो गया, ठीक है, या फिर आपकी जो यूट्राइन वेन्स थी उनका रप्चर हो गया, उसके अंदर जो है अगर ड्यूरिंग जो लेबर ये सारी चीज हुई है तो उसके अंदर जो है amniotic fluid जो है वो इवेंचुअली जो है वो एम्बोलाइज, उसका जो एम्बोलस है वो एंटर हो सकता है इनटू द circulation. Classical findings at autopsy include the presence of squamous cells shed from the fetal skin. ठीक है, उसके अंदर आपके पास ना सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाएगा बट आपके पास कुछ ना कुछ जो फीटस का जो क्या कहते हैं कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो भी होते हैं, बिकॉज वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो हैं स्क्वेमस सेल्स भी होते हैं जो कि फीटल स्किन से आते हैं. लेनूवो हेयर होते हैं. लेनूवो हेयर क्या होते हैं? वो जो छोटे छोटे फाइन थिन हेयर होते हैं एक न्यू बॉर्न के सर के ऊपर, उसको आप लेनूवो हेयर कहते हो. Apart from vernix caseosa, vernix caseosa क्या होता है? जब if you have ever seen a baby born, जो अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक वैक्सी चीजी मटेरियल जो है उसकी बॉडी को कवर किया होता है, जो जो कि रिमूव करते हैं बाद में नर्सेज जो है, तो उसका वर्निक्स केजियोजा कहते हैं. उसके अंदर से फैट हो सकता है. द म्यूसिन डिराइव्ड फ्रॉम फीटल जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट in the maternal pulmonary microvasculature. So these are certain things that you might find in case of an autopsy in a mother who died from amniotic fluid embolism. So unusual types of emboli. This is the bone marrow embolus. The embolus is composed of hematopoietic marrow and marrow fat cells. These are the clear spaces are the fat cells attached to the thrombus. Amniotic fluid embolism. Two small pulmonary arterioles. ये वाली basically. These are the pulmonary arterioles packed with laminated swirls of fetal squamous cells. जो fetal squamous cells थे जो whorls बन रहे हैं आपके, this is the fetal squamous cells. The surrounding lung is edematous and congested. ठीक है. Okay. अब infarction क्या होती है? An infarct is an area of ischemic necrosis caused by occlusion of vascular supply to the affected tissue. ठीक है. Ischemia क्या होता है? Reduction in oxygen supply to a particular part of the body. ठीक है. To any part of the body when oxygen supply is reduced, that is ischemia. ठीक है. या अगर आप उसका जो है क्या जो ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गई है, अगर उसके रिडक्शन के केस में क्या होगा? अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास ब्लड सप्लाई अगर कट ऑफ हो गई है और उसके रिजल्ट में इवेंचुअली यू हैव इन्फाक्शन. इन्फाक्शन में क्या होगा? अगर नेक्रोसिस होगा, अगर नेक्रोसिस होगा तो दैट इज रेफर टू एज इन्फाक्शन. ठीक है. Ischemia जो है that is reduction of the blood supply to any organ or any part of the body, and if that reduction of blood supply to any organ or any part of the body is responsible for causing necrosis, it is called infarction. So an infarct is an area of ischemic necrosis caused by occlusion of vascular supply to the affected tissue. Arterial thrombosis or arterial embolism underlies the vast majority of infarctions. ठीक है. अगर आर्टरीज के अंदर कोई थ्रोम्बस बनेगा जो कि उसको ओक्लूड करेगा या कोई एम्बोलस बनेगा तो इवेंचुअली इट कैन लीड टू vast majority of infarctions. Other uncommon causes of tissue infarction include vessel twisting. ठीक है. अगर आपके पास अगर वेसल जो है वो पूरी की तरह ट्विस्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल जो टेस्टिकुलर वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो है वो उनके अंदर प्रोपेंसिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट कर सकें. अगर ट्रोमैटिक वैस्कुलर रप्चर हुआ है या एंट्रैपमेंट हर्नियल सैक. ठीक है. इसकी वजह से अगर आपके पास जो हर्निया, फॉर एग्जांपल अगर हर्निया के केस के अंदर अगर हर्नियल सैक है उसके अंदर जो है वो वेसल ओक्लूड हो गई है और उसकी वजह से एस्कीमिया हो रहा है, तो उसके केस के अंदर भी इन्फाक्शन होती है. रेड एंड वाइट इन्फाक्ट, जो ए वाला है हीमोरेजिक है, वेज शेप्ड जी है, मैम. पल्मोनरी इन्फाक्ट, रेड इन्फाक्ट. जी जी मैम इन्फॉक्शन की डेफिनेशन एक दफ़ा रिपीट कर दें.
यार उसमें ये होता है कि इस्कीमिया अगर हो एक पेशेंट को, जिसके अंदर क्या है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है टू पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो ब्लॉक हो जाती है या वो कम हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है या वो खत्म हो जाती है। अगर इस्कीमिया होता है ऑब्वियसली, अगर थ्रोम्बस होगा, ठीक है, या एम्बोलस होगा, उसने क्या करना है, अगर वो किसी भी ब्लड वेसल के अंदर जाके लॉज करता है थ्रोम्बस या एम्बोलस, तो क्या होगा इवेंचुअली, क्या करेगा वो कि वो उस एरिया की ब्लड सप्लाई को रोक देगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक मैकेनिकल बैरियर क्रिएट कर रहा है। when the blood supply to that particular area of the body is blocked, तो इवेंचुअली ऑब्वियसली वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा रही, वहां पे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, वहां पे ब्लड जा ही नहीं रहा है आपका। so when the blood is not going to that particular part of the body, so what will happen is कि वहां पे निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक फॉर्म ऑफ सेल डेथ है, ठीक है, वहां पे सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। सो जो सेल डेथ, जो इस्कीमिया की वजह से निक्रोसिस होता है, उसको आप इन्फाक्शन कहते हैं, ठीक है। यस मैम। मैम इन्फेक्शन और जो एंजाइना है वो ये दोनों सेम है? यार एंजाइना में सिर्फ देर इज रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द, मतलब उसमें एंजाइना इज डिफरेंट। एंजाइना में क्या होता है कि आपका जब आप एट एक्टिविटी होते हो, एट रेस्ट होते हो, आपको पेन नहीं होती, लेकिन आप जब एक्सरसाइज करते हो आपको पेन होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जो डिमांड होती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके अंदर जो है ऑक्लूजन हुई होती है, लेकिन एब्सोल्यूट इतनी ज्यादा ऑक्लूजन नहीं हुई होती कि उसकी रिजल्ट में नेक्रोसिस हो, ठीक है। अगर उसके रिजल्ट के अंदर नेक्रोसिस होगा तो वो मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है, वो हार्ट अटैक होता है। एंजाइना जो है उससे बहुत पहले की चीज है, उसके अंदर सिर्फ आपको पेन एट एक्टिविटी होती है, और वो जो है एट रेस्ट जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल ओक्लूजन हुई हुई है, अगर एक ब्लड वेसल की 30% हुई हुई है, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको एंजाइना हो रहा है, और अगर वो ऑक्लूजन जो है वो 95% में चली जाती है, तो आपको उसके केस में एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकती है। सो इट इज बेसिकली यू कैन से कि इंफाक्शन से एक बहुत पहले का जो है वो एक प्रोसेस है जो एंजाइना के अंदर होता है। एंजाइना के अंदर जो है मल्टीपल और चीजें भी होती हैं जो एट वर्क होती हैं। इंफाक्शन जो है वो एक जनरल टर्म है, ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके, सो इसके अंदर आपके पास रेड इन्फाक्शन होती है और वाइट इन्फाक्शन होती है। जो रेड इन्फाक्शन होती है ना, वो हीमोरेजिक इन्फाक्शन होती है, मतलब वो रेड कलर की होगी, वहां पे ब्लड का जो है वो हीमरेज होगा। ये रेड इन्फाक्शन, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और अगर ये देखो, ये स्प्लीन का जो है, ये जो था, ये आपका लंग्स के अंदर जो है, लंग्स के अंदर जो अगर जो इन्फाक्शन होगी दैट इज रेड, और ये जो स्प्लीन है इसके, दिस इज वाइट इन्फाक्शन। इनका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। रेड इन्फाक्ट्स क्या होते हैं कि अकर्स व्हेन वीनस ऑक्लूजन सच एज ओवेरियन टॉर्जन, ठीक है, जब आपके पास अगर वेन्स की ऑक्लूजन होगी, वेन्स की ऑक्लूजन होगी, तब आपके पास रेड इन्फाक्शन होगी। इन लूज टिश्यू फॉर एग्जांपल लंग्स वेयर द ब्लड कैन कलेक्ट इन इन्फाक्टेड जोन्स, ठीक है। बेसिकली देखो, जब इन्फाक्शन होगी, जब इस्कीमिया होगा, ठीक है, और उसके रिजल्ट में इन्फाक्शन होगी, तो सेल डेथ है, ठीक है। सेल डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली वो वेसल्स की भी जो सेल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर लीकेज होना शुरू हो जाती है ब्लड की, ठीक है। अब जब लीकेज होगी तो वो हीमरेज की फॉर्म में, वो हीमरेजिक इन्फाक्शन होगी, वो हीमरेज का जो है वो एक फॉर्म इख्तियार कर लेगा। तो अगर आपका जो टिश्यू है, जो अफेक्टेड टिश्यू है, वो लूज टिश्यू है, लंग्स की तरह का, लंग्स देखो बहुत लूज टिश्यू होता है, उसके अंदर बहुत सी एयर स्पेसेस होती हैं और एल्विलाई होते हैं, तो ब्लड जो है वो उसके अंदर कलेक्ट कर सकता है। इन टिश्यू विद ड्यूअल सर्कुलेशन सच एज लंग और स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर पार्शियल inadequate perfusion by collateral arterial supply is typical. In previously congested tissue has a sequence of sluggish venous outflow, and when flow is re-established after infarction has occurred after angioplasty of an arterial obstruction. So ये जो सारे पांचों पॉइंट्स है, ये इन पांचों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये सारे बेसिकली रेड इन्फाक्शन किन किन सिनेरियोज के अंदर या किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो होती है, वो बताया हुआ है। अगर आपकी वेन जो है वो ओक्लूड करती है तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो रेड इन्फाक्शन होगी।
अगर आपका जो टिश्यू इन्फेक्टेड, जो अफेक्टेड आपका टिश्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ऑक्लूजन के केस में या इन्फेक्शन जो जिस टिश्यू की हो रही है, जो आपका सब्जेक्ट टिश्यू है, अगर वो लूज है, फॉर एग्जांपल लंग्स, ठीक है, लंग्स जो हैं वो ऑब्वियसली उनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, अगर वो लूज है और उसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो सकता है तो दैट इज ऑल्सो कॉजेज रेड इन्फेक्शन। अगर एक टिश्यू के अंदर ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर आपके पास पल्मनरी आर्टरी पल्मनरी वेन भी सप्लाई कर रही होती है और ब्रोंकियल आर्टरी ब्रोंकियल वेन भी जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है। अगर आपके पास ड्यूअल सप्लाई है या स्मॉल इंटेस्टाइन्स की भी जो है मल्टीपल सप्लाईज होती हैं, तो उसके अंदर आपके पास रेड इन्फेक्शन होगी। अगर आपके पास एक टिश्यू जो है ऑलरेडी प्रीवियसली जो है उसके अंदर कंजेस्टेड था, क्योंकि उसका जो वीनस ड्रेनेज थी वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी, उसके अंदर भी आपके पास रेड इन्फेक्शन होगी। और अगर आपके पास अगर एक पेशेंट को इन्फेक्शन हुई भी है, फॉर एग्जांपल उसको एमआई हुआ है, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई है, हार्ट अटैक आया है, तो अगर आप उसके जो ब्लड फ्लो को रीएस्टैब्लिश करते हो, अगर वो एरिया जो है वो नेक्रोज हो चुका है ऑलरेडी, उसकी सेल डेथ हो चुकी है, और आप जो हो वो एंजियोप्लास्टी करते हो और आप उस थ्रोम्बस को या एम्बोलस को रिमूव करते हो और आप रीएस्टैब्लिश करते हो ब्लड सप्लाई को, तो उसके अंदर जो है वो हीमरेज का खतरा होता है और इन्फेक्शन जो होगी वो रेड इन्फेक्शन होगी। वाइड इन्फेक्शन क्या होती है? आर्टीरियल ऑक्लूजन के अंदर होती है। रेड जो थी वो थी वीनस ऑक्लूजन के अंदर। वाइड इन्फेक्शन जो है वो आर्टीरियल ऑक्लूजन के अंदर होती है, सॉलिड ऑर्गन के अंदर होती है। सॉलिड ऑर्गन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके जो स्प्लीन है या किडनीज हैं या हार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा जो स्पेस है वो नहीं होती। विद एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन। एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन क्या होती है? अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, किडनी के अंदर एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है, जिसके अंदर मतलब जो उसकी, अगर आप उसकी ब्लड सप्लाई, जैसे अगर किडनी को रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होती जाएगी इवेंचुअली जो है वो डिवाइड होते होते वो उसको वो कैपिलरीज बना देगी और कैपिलरीज जो है वो किडनी को सप्लाई करेंगी। लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर फॉर एग्जांपल किडनी का, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है और उसके 1 मिलीमीटर एरिया को कोई पर्टिकुलर कैपिलरी सप्लाई कर रही है, तो वो वाहिद कैपिलरी होगी जो उसको सप्लाई कर रही होगी और इसके अलावा जो है कोई और कैपिलरी नहीं होगी। तो अगर कोई उस कैपिलरी के अंदर कोई ऑक्लूजन होती है तो ऑब्वियसली वो एरिया जो है वो जो 1 मिलीमीटर का जो एरिया था वो पूरा का पूरा जो है उसकी इन्फेक्शन हो जाएगी। बट जबकि लंग्स के अंदर आपके पास क्योंकि मल्टीपल ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, आपके पास पल्मनरी वेन भी है और आपके पास ब्रोंकियल आर्टरी भी है जो कि आर्टीरियल उसकी सप्लाई दे रही है। तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल पल्मनरी वेन ऑक्लूड हो जाती है तो उसके अंदर जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो स्टिल एट वर्क होती है और उसको जो है इन्फेक्शन से बचा लेती है। तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली रेड इन्फेक्ट होगा और इसके अंदर जो एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन है, फॉर एग्जांपल इन द हार्ट, स्प्लीन और किडनीज, आपके पास होगा वाइट इन्फेक्ट। एंड वेयर द टिश्यू डेंसिटी लिमिट्स द सीपेज ऑफ ब्लड फ्रॉम एडजॉइनिंग पेटेंट वैस्कुलर बेड्स, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जहां पे ब्लड की सीपेज नहीं हो सकती बिकॉज वो टिश्यूज जो है वो डेंस हैं, तो आपके पास वाइट इन्फेक्ट होगा। इन्फेक्ट्स टेंड टू बी वेज शेप्ड विद द ऑक्लूडेड वेसल एट द एपेक्स एंड द ऑर्गन पेरिफेरी फॉर्मिंग द बेस, ठीक है। जो वेसल होगी वेज शेप्ड होंगे ये वाले इन्फेक्ट जो होते हैं, ठीक है, तो जो उसका जो टिप होती है वेज की या एपेक्स होता है वेज का, वहां पे आपकी बेसिकली वेसल होती है, ऑक्लूडेड वेसल, और जो ऑर्गन की जो बाकी होती है पेरिफेरी वो बेस बनाती है। ये चीज, ये पॉइंट जो है इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और आप लोगों को शायद समझना है, सो इसलिए आई एम काइंड ऑफ डिलीटिंग इट। ओके, ये जो है वो दिस, ये किडनी है आपकी, देखो ये बीन शेप, दिस इज वन किडनी फॉर एग्जांपल। ये आपके अगर कोई किडनी की रीनल आर्टरी है या रीनल वेन है, सो ये जो एरिया है इफ यू कैन सी, ये बहुत ज़्यादा क्लियरली डिमार्केटेड एरिया है। सो दिस वाज द एरिया या जहाँ पे आपका इन्फेक्शन हुई थी और अब जो है वो उसकी एक फाइब्रस स्कार से जो है वो रिप्लेसमेंट हो चुकी है।
शॉक जो है मैं थोड़ा सा बस शुरू कर देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को उसकी डिटेल पढ़ाऊंगी। शॉक बेसिकली क्या होता है? शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे आपके पास लो ब्लड परफ्यूजन है टू द टिश्यूज रिजल्टिंग इन सेलुलर इंजरी एंड इनएडिक्वेट टिश्यू फंक्शन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से shock is a life-threatening condition that occurs when the body is not getting enough blood flow, ठीक है। जब blood flow to any part of the body जो है वो कम हो जाएगा, उसको आप पेशेंट को कहते हो कि पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया है। और शॉक जो है मोस्टली पेशेंट्स जो हैं उनका जो एंड रिजल्ट होता है या जो उनका एंड स्टेज पे आके वो शॉक में चले जाते हैं और इवेंचुअली जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। सो when a patient is in shock, it means that he is in a very critical state and there is a high mortality rate in that patient, ठीक है। So basically, if there is reduced blood supply to any area of the body, so that is referred to as shock। अगर आपके पास blood flow जो है वो कम हो गया है, perfusion जो है कम हो गई है। क्या क्या हो सकता है? कार्डियोजेनिक शॉक होता है जिसके अंदर अगर आपके पास जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट फेलियर हो गया है और हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। सो एनीथिंग जिसमें आपकी ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड होगा बिकॉज ऑफ कार्डियक रीजंस दैट इज रेफर्ड टू एज कार्डियोजेनिक शॉक। अगर एक दूसरी चीज आती है हाइपोवोलीमिक शॉक, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है ब्लड वॉल्यूम आपका बहुत कम हो जाता है। एक पेशेंट के अंदर, एक बर्न के पेशेंट के अंदर, क्योंकि आपका प्लाज्मा लॉस होता है जब एक बर्न का पेशेंट आता है आपके पास, या आपके पास अगर एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आता है और उसका बहुत ज्यादा हीमरेज हुआ हुआ है, उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ हुआ है, कोई उसके मतलब बहुत उसके कोई 1-1.5 लीटर जो है वो ब्लड जो है वो सारा निकल गया, उसका बाहर निकल गया है। सो व्हाट विल हैपन इज कि उसके अंदर ऑब्वियसली उतना ब्लड है ही नहीं कि वो सारे एरियाज ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर पाए सही तरह से। सो उसको आप कहते हो हाइपोवोलीमिक शॉक। सो हमेशा जब भी कोई बर्न्स का पेशेंट आएगा, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा लॉस होता है, या आपके पास कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉजिंग एक्सटेंसिव हीमरेज का पेशेंट आएगा, it is causing hypovolemic shock। वो पेशेंट जो है वो hypovolemic shock में है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होता है। आप लोगों ने अक्सर मेडिसिन के जो ब्रोशर्स होते हैं, इफ यू स्टडी देम, तो उसके अंदर जो है वो लिखा होता है कि इवेंचुअली इट कैन मतलब इन एक्सट्रीम केसेस दैट कैन लीड टू एनाफाइलेक्सिस। इसका जो अकरेंस है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 लोगों ने वो मेडिसिन खाई है तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को जो है वो हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन। एक बंदे को अगर पीनट से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, अगर वो पीनट्स खाते हैं तो उसके अंदर इतना सवेयर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है कि वो इवेंचुअली एनाफाइलेक्सिस कॉज करे और वो पेशेंट जो है वो मर सकता है। सेप्टिक शॉक कब होता है? जब एक पेशेंट को इन्फेक्शन होती है और इवेंचुअली जो है वो उसकी ब्लड फ्लो को जो है वो अफेक्ट करती है। सो दैट इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक। और न्यूरोजेनिक शॉक जो है दैट इज कॉज्ड बाय द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। Tissue deterioration is the end result of circulatory shock, whatever the cause is. Eventually आपके पास जब जो भी cause इनमें से जो भी cause होगा, eventually जो है आपका जो tissues हैं वो damage हो जाएंगे और that will result in shock, ठीक है। अब I think मैं आप लोगों को ना ये चीज़ें जो है वो next lecture में बताऊंगी, because if I start right now so I won't be able to finish it in time. I'll cover this and I'll start with a new lecture next time. If anyone has any questions, please let me know. Otherwise, you are free to go. I won't be taking an attendance. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। क्विज के बारे में क्या अब कब लेना है आपने? यार अभी तक क्विज की ना फिलहाल फ्रॉम द डीन ऑफ एसएचएस हमें फिलहाल जो है यही डायरेक्टिव मिला है कि हम भी अभी फिलहाल वी आर नॉट टेकिंग एनी क्विजेस, बट आई विल लेट यू नो इफ आई प्लान टू टेक द क्विज, ठीक है। मैं लेना चाह रही हूँ बट अभी फिलहाल नहीं। अगर मैं आप लोगों को एटलीस्ट 1 वीक का जो है वो नोटिस दूंगी
क्विज लेने से पहले, ठीक है। ओके मैम। मैम हमारी मीट होनी है कि नहीं? No clue about that. No decisions have been made. अभी इन चीज़ों के बारे में ना कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी स्टिल अंडर डिस्कशन है। मैम हमें मेल आई है कि 24 तक कुछ भी नहीं होना, जो भी मतलब मिड तो 7th है, 19 दिसंबर तक थे ना। 24th of December? यस मैम। जी आज मैम। 26 से लेके 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी बस। और आने थे में हाँ 7th वो नहीं होगा हाँ, मुझे वो लगता। फिर वो मुझे लगता है रीस्केड्यूल कर देंगे अगर उन्होंने लेने हुए, बट आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने लेने हैं कि नहीं। ये चीज़ें कल मीटिंग में डिस्कस हो रही थी, बट उसमें बेसिकली नो डिसीजंस हैव बीन मेड। अब हो सकता है उसके बाद जो है वो ले ले, मतलब आफ्टर दिस लॉकडाउन ओपन्स अप एंड जब आप लोगों को बुला लेते हैं तब हो सकता है आपके मिड्स ले लें, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी अच्छी भली वेटेज है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। Any more questions? मैम बिकॉज इन्होंने मेल में मेंशन किया कि जो भी आपके एग्जामिनेशन वगैरह होंगे वो ऑन कैंपस होंगे। मैम उन्होंने मे भी अच्छा कहा ठीक हुआ है। है कि मे भी हो सकता मे है, भी नहीं भी हो सकता। ऑनलाइन भी हो सकते हैं मैम। वेट एंड वॉच वाली चीज़ है, अभी आप लोग वेट करो और देखो क्या बनता है। अभी तक फिलहाल जो है वो कुछ भी जो है वो डिसीजंस जो है वो नहीं ली गई हैं सामने। तो अभी जी आप लोग, आई मैम। गेस आप लोग रिलैक्स करो आराम से, बिकॉज बिल्कुल ही क्विजेस भी अभी फिलहाल आई थिंक हमें यही डायरेक्टिव मिला है कि क्विजेस ना लिए जाएं। सो आई विल सी कि आप लोगों को क्या करना है। तो बाकी मिड टर्म्स जो हैं वो कैसे होंगे, क्या होंगे, सो लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, क्योंकि फिर इकट्ठा फिर फाइनल्स में आके आप लोगों के ऊपर बर्डन आ जाएगा सारा का सारा। Any more questions? ये सुबह सुबह कौन म्यूजिक सुन रहा है नो यार, मैम। सीरियसली। मैम जी जी। मैम नेट का इशू हो गया था तो कोई स्लाइड वगैरह समझ नहीं आई। बहुत ठंड है आज कसम से। बहुत ठंड है आज कसम से। आपको नहीं समझ आई थी तो आप मुझे बेशक ईमेल कर दो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया था तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। ओके मैम। या आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप मुझे जो आपको नहीं समझ आई ना स्लाइड्स, आई आप एक दफ़ा लेक्चर को जो है इसकी है रिकॉर्डिंग सुन लो, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो देन यू कैन ईमेल मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। ओके मैम। डोंट वरी। Any more questions? I don't think so. Anyone has any? नो मैम। Okay. So, chalo, thank you so much everyone. तो अब next lecture will be on Thursday inshallah. I'll send you the recording अभी आज। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आई है तो you can listen to the recording, and still अगर समझ नहीं आती है तो you can email me with your specific query, so I'll try to answer it. So that's about it. यार ये बच्ची को पता नहीं जिसको ठंड लगी जा रही है, बस बार बार एक ही बात कह रही है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। हीटर लगा लो, घर में बैठे हो आराम से। ओके, बहुत ठंड है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू, आई विल ऑब्वियसली नॉट सी यू, बट आई विल, आई होप आई सी यू ऑन द some time inshallah. Chalo, thank you so much. Let's meet via Zoom next time on on Monday, sorry. Thank you so much. Allah ओके Hafiz. ओके मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके Allah मैम, Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज़। Allah Hafiz.